बच्चों बिहार बोर्ड 2025 के फिजिक्स के लिए जो लास्ट डे रिवीजन है उसका ये आखिरी लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है वो आपसे पूछेगा कि अगर लाइट सोर्स पॉइंट है, पॉइंट लाइट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, बता देना स्फेरिकल होता है। बस इतना ही जानो। इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर अगर है, सॉरी इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, तो उसकी वजह से वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और अगर कोई प्लेनर लाइट सोर्स है तो उसकी वजह से वेव फ्रंट कैसा होता है, तो ऐसा प्लेनर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा है जैसा एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता था, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता था, और एक इन्फाइनेटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होता था। अब जिस तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लाइट रेज, ये सब लाइट रेज हैं, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? सिमिलरली यहाँ भी लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी, यहाँ भी लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि लाइट रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइट रेज जो है वाई डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, तो वेव फ्रंट जो होगा परपेंडिकुलर होगा, का मतलब हुआ कि ऐसा है, इस वाले प्लेन में होगा। तो अगर लाइट रेज वाई डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये जो वेव फ्रंट होगा वो एक्स जेड प्लेन में होगा, क्योंकि एक्स और जेड वाई के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है तो लाइट रेज आई, कन्वर्ज की, तो आने वाली जो लाइट रेज हैं उसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो हमेशा परपेंडिकुलर रह सके। लेकिन जो ये कन्वर्जिंग बीम है इसकी वजह से जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा स्फेरिकल होगा ताकि ये सारा जो एंगल है वो सब 90 डिग्री हो सके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक प्रिज्म की वजह से अगर कोई रे ऑफ लाइट, कोई बीम ऑफ लाइट अगर इधर से आ रहा है तो आप जानते हैं कि प्रिज्म का काम होता है रेज को अपने बेस की तरफ मोड़ना। तो इन इनकमिंग रेज के लिए वेव फ्रंट ऐसा होगा, आउटगोइंग रेज के लिए वेव फ्रंट ऐसा होगा। ठीक है, ताकि वो हमेशा परपेंडिकुलर रह सके। सवाल है कि वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट, तो पॉइंट के लिए स्फेरिकल होगा। वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ अननोन साइज सिचुएटेड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो बच्चों किसी भी साइज का बहुत लार्ज डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से वेव फ्रंट कैसा होगा, इस टाइप का होना चाहिए। अब बहुत दूर जब ये जाएगा, बहुत दूर जाएगा तो लगभग वो हो जाता है प्लेनर टाइप का। बच्चों ये लगभग प्लेनर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लेनर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज गिवन बाय, तो बच्चों अब डायरेक्ट जानो कि हाइजेंस ने दिया था। ये जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है ना वो हाइजन ने दिया था, याद रखो बस। इक्वेशन ऑफ वेव, तो बच्चों मान लो अगर कोई वेव है, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं ठीक से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई वेव है और ये वेव जो है वो इधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वेव तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा होगा। और अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी तो वेव जा सकता है, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो y इज इक्वल्स टू होगा a साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ फाई भी आता है, आप चाहें तो यहाँ फाई भी लिख सकते हैं, यहाँ फाई भी आता है। अगर वेव यहाँ से ना शुरू होकर अगर यहाँ से शुरू हो तो फाई का भी एक टर्म आएगा, तो कोई बात नहीं है। इसमें ये जो ओमेगा होता है हम इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/t या 2π/ν, ये सब हमने AC में पढ़ा है। ठीक है, k जो होता है k, इसको बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2π/λ। और ऑब्वियसली फाई को बोला जाता है फेज कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, फेज कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, बात करेंगे कोहेरेंट सोर्स की, तो बच्चों मान लीजिए एक लाइट सोर्स ये है, एक लाइट सोर्स है, अब इसमें से भी एक लाइट निकला, इसमें से भी एक लाइट निकला। ठीक है,
तो इनको कोहेरेंट सोर्स तभी बोला जाएगा जब इनके बीच का फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, जैसे π/2, π/6, 0, इवन 0 भी तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड बच्चों इसको बोला जाता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एक वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा हो, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कम हो। तो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन देयर फेज डिफरेंस चेंजेस, नहीं, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली यही वाला आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे इंटरफेरेंस की। तो बच्चों मान लो कि दो वेव है, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक है। तो ये दोनों वेव मिलेंगी तो एक नया वेव बनेगा। तो उस नए वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसके लिए हम लोग A1 और A2 को, जैसे मान लीजिए कि A1 और A2 जो दो एम्पलीट्यूड वाले वेव्स हैं उनको हम वेक्टर मानेंगे। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, अरे मतलब दोनों वेव के बीच में कुछ तो फेज डिफरेंस होगा ना, उसको अगर हमने फाई कह दिया तो ये जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम वेक्टर सम करेंगे। यानी इट विल बी मतलब इसका अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, इसके एम्पलीट्यूड को अगर आप ए से डिनोट कर रहे हैं तो इट विल बी √A1² + A2² + 2A1A2 cos फाई, ठीक है। चलिए अब अगर फाई इज इक्वल टू 0 हो जाए, फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब फेज का डिफरेंस ना रहे, जैसे इस वाले एग्जांपल में नहीं है, दोनों एक साथ मैक्सिमम हुआ है, दोनों एक साथ मिनिमम हुआ है, तो फेज का डिफरेंस नहीं है। तो अगर बच्चों फेज का डिफरेंस नहीं है तो आप फाई की जगह 0 रखेंगे, और आप जानते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा A1² + A2² + 2A1A2 विच इज A1 + A2 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और आपका एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा A1 + A2। लेकिन अगर फेज डिफरेंस पाई है, पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, मतलब एक जो है वो अपने मैक्सिमम पे है तो उस समय दूसरा मिनिमम पे, इस टाइप का अगर सिचुएशन हो जाए तो उस केस में आप cos 180 रखेंगे तो ये -1 होगा। दिस विल बिकम A1² + A2² - 2A1A2 एंड देन ये बन जाएगा A1² + A2² - 2A1A2 का मतलब A1 - A2 का होल स्क्वायर। यानी एक एम्पलीट्यूड में से दूसरे के एम्पलीट्यूड को आपको घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता 3 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे, तो नेट एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर होता, 5 - 3, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब सुनिए, ये जो एक वेव होता है बच्चों, एक वेव जो होता है, एक वेव ये डिस्टेंस में वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक है। एंगल में, एंगल जिसको हम फेज भी बोलते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है A sin समथिंग, तो इसको फेज ही बोला जाता है। और फेज है क्या, एक्चुअली एंगल होता है। तो एंगल में ये 2π के बराबर होता है, मतलब 2π का मतलब हुआ 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। और टाइम में एक टाइम पीरियड के बराबर होता है, मतलब वेव को यहाँ से यहाँ तक आने में एक टाइम पीरियड का समय लगेगा। एक्चुअली एक टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि एक वेव के बनने में कितना समय लगेगा। तो जितने देर में एक वेव बनेगा उतनी देर में ये वाला वेव यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका रहेगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ चुका रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। फेज हम जानते हैं, इस वाली चीज़ को फेज कहा जाता है, साइन के बगल में जो कुछ भी होता है। फेज का डिफरेंस, अब मान लीजिए कि दो वेव्स है, y1 = A1 sin ωt - kx और दूसरा है y2 = A2 sin ωt - kx + फाई। तो यहाँ फेज का डिफरेंस निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात हमको फाई मिल जाएगा। तो फेज का डिफरेंस हो गया। पाथ का डिफरेंस, अब इसे मान लो बच्चों दो सोर्स ऑफ लाइट है, अब यहाँ से वेव निकल के यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से भी वेव निकल के यहाँ पहुँचा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी वेव्स है, तो 1 2 3, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 लैम्डा होगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1 2 3 4, ये 4 लैम्डा है। तो पाथ का डिफरेंस कितने का है, तो इसके पाथ में से इसके पाथ को घटा ले, पाथ का डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 लैम्डा इसमें ज़्यादा है, अरे ये 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, तो पाथ का डिफरेंस लैम्डा। फेज का डिफरेंस कितने का है, तो 2π 2π 2π, यानी ये टोटल 6π, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 8π।
तो 6 पाई माइनस 8 पाई माइनस 6 पाई 2 पाई। और वैसे भी यार एक लैम्डा जो होता है वो फेज में 2 पाई के ही बराबर होता है। टाइम का डिफरेंस कितने का आएगा? तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3t लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 4t लगेगा, तो टाइम का डिफरेंस t आ गया। ठीक है, इसके लिए ये सब बातें हो गई। हम एक रिलेशन देखते हैं जो आप ध्यान रखिएगा कि पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, पाथ डिफरेंस बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बाई 2 पाई इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस बाई t। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पूछा भी है कि पाथ डिफरेंस फाई के साथ कैसे रिलेट करता है, तो क्या जानते हैं हम? पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो हमको पाथ डिफरेंस बताना है, तो दिस विल बिकम डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू लैम्डा। ऐसा कौन सा है? तो फाई को तो बाद में लिखा है, लैम्डा अपन 2 पाई। आप देख लीजिए ना, ये वाला हो जाएगा लैम्डा अपन 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, अब यहाँ वही बात बताई जा रही है कि एक वेव है ये वाला जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, एक वेव है ये वाला जिसका एम्पलीट्यूड a2 है। पहले वाले वेव का इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे वाले वेव का इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब हुआ कि इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस फाई का है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो वेव मिलेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा समथिंग a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो a कैसे निकलेगा? तो a1 और a2 को वेक्टर मान लीजिए और फिर रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो a निकल गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, अब सवाल है कि डेल्टा क्या है? तो बच्चों डेल्टा ये जो पहला वाला वेव है और ये जो रिजल्टेंट वेव है उनके बीच का एंगल है, उनके बीच का फेज डिफरेंस है। तो पहले वाले वेव यानी a1 और रिजल्टेंट यानी a के बीच का फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस का मतलब वही एंगल हो गया, उसी को डेल्टा बोलेंगे। और हम जानते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू होगा, अब जिसके साथ एंगल लिख रहे हैं, tan छूट गया यहाँ पे, हाँ tan डेल्टा इज इक्वल टू होगा, तो जिसके साथ हम एंगल देख रहे हैं हम उसको ना लिख के दूसरा वाला लिखते हैं। तो यानी हम a2 लिखेंगे, a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए अच्छा अगला है इंटेंसिटी। तो बच्चों इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये याद रखिए। अगर आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे ना, तो इसे इंटेंसिटी बढ़ेगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे इंटेंसिटी सीधे 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए जो पहला वाला वेव है इसकी इंटेंसिटी है I1, दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी I2 है। तो बच्चों जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। फिर से बोलिए, I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, बात करेंगे दो टाइप के इंटरफेरेंस की, जिसमें एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो आप बताइए ये चीज़ मैक्सिमम कब होगा? कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? तो वो होती है 0 डिग्री पे। तो बच्चों 0 डिग्री पे भी और 2 पाई पे भी, क्योंकि 2 पाई का मतलब भी तो 0 ही हुआ ना एक तरीके से। अरे एक चक्कर लगा के फिर वहीं पे आ गया, फिर 2 चक्कर लगाएगा तो 4 पाई, 3 चक्कर लगाएगा तो 6 पाई। तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, या यूँ कहें कि 2n पाई पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी। एक बार आप n की जगह 0 डाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, n की जगह 1 डालिए तो आपको ये मिल जाएगा, 2 डालेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, पाथ डिफरेंस कितने का होगा? तो बच्चों अगर फेज डिफरेंस 0 का है तो पाथ डिफरेंस भी 0 होगा। फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का है बच्चों, फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का, तो 2 पाई का मतलब 1 लैम्डा, तो 4 पाई का मतलब 2 लैम्डा, तो 6 पाई का मतलब 3 लैम्डा, तो 2n पाई का मतलब n लैम्डा। ठीक, अब इस केस में जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 विच इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और a मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो a1 प्लस a2 मिलेगा। और ये होता भी है, वेक्टर का रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा, मतलब अगर वेक्टर a और b है तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस b होता है। तो ऐसा ही यहाँ आया है। अब अगर मान लीजिए कि आइडेंटिकल सोर्स है, आइडेंटिकल सोर्स होने का मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वैसे भी सेम था क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से निकले हुए वेव्स थे। अब अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू समथिंग, अगर a0 हो जाए
तो बताइए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको कितना मिलेगा, ए नॉट प्लस ए नॉट विच इज़ 2a0। बात करेंगे इंटेंसिटी की, तो बच्चों अब डायरेक्ट याद रखिएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होता है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। और अगर आइडेंटिकल सोर्स हैं तो I1 = I2 = समथिंग I0 अगर लिखें तो यहाँ पर बच्चों यहाँ भी I0 लिखोगे, यहाँ भी I0 लिखोगे, तो ये हो जाएगा √I0 प्लस √I0। तो 2 स्क्वायर करोगे तो वो हो जाता है 4I0। तो याद रखना बच्चों, एक की इंटेंसिटी अगर I0 है, इसकी इंटेंसिटी I0 है, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इसकी इंटेंसिटी सीधे 4I0 होती है, 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। अब एम्पलीट्यूड का ये जो फॉर्मूला होता है उसमें cos फाई सबसे मिनिमम कब होगा, 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे cos फाई की वैल्यू -1 होती है और ये cos थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। तो आप पाई कहिए, चाहे एक चक्कर लगा के फिर वापस आइए, तो 3 पाई 5 पाई और ऐसे करते हुए हम 2n पाई। 2n पाई ऑड नंबर के लिए यूज होता है, सॉरी 2n + 1 पाई, 2n + 1 ऑड नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर पाई है तो बच्चों देखो ध्यान से, पाई जो होता है ना, पाई का मतलब बस यहाँ से लेकर यहीं तक हुआ, तो ये आधा लैम्डा हो गया। तो पाई का मतलब आधा लैम्डा, λ/2। 3 पाई, तो बच्चों 2 पाई का मतलब 1 लैम्डा, और ये हो गया 3 पाई, यानी ये 1.5 लैम्डा है, 3/2 लैम्डा। सिमिलरली 5 पाई का मतलब 5/2 लैम्डा, 7 पाई/2 लैम्डा। एक मिनट, हाँ, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 ऐसा होगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 2n + 1 λ/2, ठीक है। तो मतलब कहने का मेन बात ये है कि अगर फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। पाथ डिफरेंस अगर पूरा लैम्डा आ रहा है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 10 लैम्डा, ऐसा 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आधा वाला चक्कर आ गया, जैसे यहाँ क्या है λ/2, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा ऐसा आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इस केस में जो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वो A1 - A2 होगा, देख चुके हम लोग। और अगर आइडेंटिकल सोर्स है तो एम्पलीट्यूड सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर आइडेंटिकल सोर्स अगर हम यहाँ भी I0 रख दें, यहाँ भी I0 रख दें, तो √I0 - √I0 ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो मिला जुला के मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। एवरेज इंटेंसिटी, तो याद रखना बच्चों, एवरेज इंटेंसिटी जो होता है वो जस्ट I1 + I2 होता है। मतलब एक वेव की इंटेंसिटी अगर I1 है, दूसरे वाले की इंटेंसिटी अगर I2 है, तो जो एवरेज इंटेंसिटी होगा वो जस्ट होगा I1 + I2, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि एक वेव है Y1 विच इज़ 4 sin ωt, और एक दूसरा वेव है Y2 विच इज़ 3 cos ωt। तो अगर हम cos को साइन में कन्वर्ट करें तो दिस विल बिकम ωt + π/2, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेव का, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 4, अब बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों आप जानते हैं कि वो आएगा √3² + 4², और करके देख लीजिएगा 5 आएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड 5 होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, इंटरफेरेंस में क्या रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बच्चों स्पीड तो नहीं बदलता है, स्पीड तभी बदलेगा जब मीडियम बदलता है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलता है, वेवलेंथ भी नहीं बदलता है, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल जाता है। और एम्पलीट्यूड बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसका सही आंसर कौन सा होगा, इंटेंसिटी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो बच्चों 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो यहाँ पर 0 ही दिया हुआ है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब, हालांकि यंग्स डबल स्लिट तो अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल दिया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि आपको पूरा लैम्डा मिलेगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, यानी n लैम्डा आंसर होगा, ठीक है। फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए कुछ है,
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। बोलता है लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी रेशियो 81:1। इसका मतलब हुआ कि अगर I1 को हम 81I ले लें तो I2 को हम 1I लेंगे। क्या I लेना बच्चों, जस्ट 81 और 1 ही लो ना, 81 और 1 ही लो, ठीक है। I1 81 है और I2 1 है। तो बोलता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी I मैक्स और बच्चों I मिन का आपको रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है और मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो √I1 81 प्लस √1 डिवाइडेड बाई √81 माइनस √1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। चलिए ये कितना होगा, 9 + 1 10 हो जाएगा और ये 9 माइनस 1 है ना, ये 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, 25/16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर बोलता है मैक्सिमम इंटेंसिटी द वैल्यू ऑफ cos फाई। तो बच्चों cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1 हो जाएगा। फिर बोलता है द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो याद रखना बच्चों इंटरफेरेंस होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे पानी के सरफेस पर अगर तेल गिर जाए तो आपने देखा होगा कि उसमें कलर्स विजिबल होती हैं, बहुत सारी कलर्स दिखेंगी, है ना, स्पेक्ट्रम टाइप का दिखेगा। याद रखना उसका रीजन इंटरफेरेंस होता है। अब कैसे होता है वो जानने की जरूरत नहीं, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस वाले पैटर्न को हम खूब बढ़िया से देखें ना, जैसे जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मिनिमम इंटेंसिटी। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, और है ये सब तो ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़े जरूरी। आगे बढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों यंग ने क्या किया कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। उसने यहाँ एक लाइट सोर्स रखा, अब लाइट सोर्स में से वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है। फिर एक स्लिट रखा, तो ये वेव फ्रंट जब आगे बढ़ेगा तो और आगे बढ़ेगा। फिर 2 स्लिट्स यहाँ लिए, तो अब ये वेव फ्रंट जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेगा, फिर यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेगा, फिर इनका ये इंटरफेरेंस होगा और एक इस टाइप का पैटर्न देखने को मिला, यानी कहीं डार्क था कहीं ब्राइट था, कहीं डार्क था कहीं ब्राइट था। तो बच्चों डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कहाँ क्या बनेगा ये जानने के लिए हम लोग करते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना मैक्सिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, है ना। और y इक्वल्स टू क्या है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर हम किसी पॉइंट पर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है ना। तो अगर आप y में 0 पर रहेंगे, y में 0 पर रहने का मतलब आप यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, इसका मतलब ब्राइट मिलेगा। और आप देख भी सकते हैं इस वाले फोटो में, आप देख भी सकते हैं एकदम यहाँ पर देखिए ब्राइट है कि नहीं, y = 0 पे एकदम ब्राइट है कि नहीं, ठीक है। फिर y = लैम्डा d/d पे आपको फिर से ब्राइट मिलेगा, फिर 2 लैम्डा d/d पे ब्राइट मिलेगा, 3 लैम्डा d/d पे, 4 लैम्डा d/d पे, यानी n लैम्डा d/d पे आपको ब्राइट मिलेगा। और इस ब्राइट को हम मैक्सिमा कहते हैं। तो इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोला जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये nth मैक्सिमा हो गया। इसका मतलब हुआ बच्चों y = 0 पे मैक्सिमा, y = लैम्डा d/d पे भी मैक्सिमा, 2 लैम्डा d/d पे भी मैक्सिमा, 3 लैम्डा d/d पे भी मैक्सिमा। ऊपर जाइएगा तो प्लस में, नीचे जाइएगा तो माइनस में, यानी y = माइनस लैम्डा d/d पे मैक्सिमा, माइनस 2 लैम्डा d/d पे मैक्सिमा, माइनस 3 लैम्डा d/d पे मैक्सिमा, ठीक। बात अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी अंधेरे की करें तो आप जानते हैं कि इसमें आधा आधा वाला फैक्टर आता है, तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2n - 1 λ/2। n को आपको शुरू करना है 1 से, तो n की जगह पे अगर आपने 1 रख दिया तो जाहिर सी बात है ये आपको मिलेगा λ/2, यानी ये मिल गया। आप 2 रख दीजिए तो फिर आपको ये मिलेगा 4 - 1, 3 λ/2, ये मिल गया। तो इस केस में हर गैप के बीच में, अब जैसे 0 और लैम्डा d/d के बीच में क्या होगा, तो हाफ लैम्डा d/d, 1 लैम्डा d/d, 2 लैम्डा d/d के बीच में क्या होगा, 1.5 लैम्डा d/d, है कि नहीं। तो बीच बीच में हमको मिनिमा मिलेगा, यानी y =
लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, 5 लैम्डा डी बाई 2d, मतलब ये हो गया आपका हाफ लैम्डा डी बाई डी। ये 3/2 का मतलब हुआ 1.5 लैम्डा डी बाई डी, 2.5 लैम्डा डी बाई डी पे आपको सब मिनिमा मिलेगा। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, और ये हो गया आपका nth मिनिमा। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है फ्रिंज विड्थ का। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब हुआ 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा के बीच का गैप। तो बच्चों इसके बीच का भी गैप लैम्डा डी बाई डी है, या इसके बीच का भी गैप लैम्डा डी बाई डी है। इवन हम इन दोनों के बीच का गैप देखें, ये 1.5 लैम्डा डी बाई डी है और ये आधा लैम्डा डी बाई डी है, तो इनके बीच का भी गैप लैम्डा डी बाई डी ही आ रहा है। तो फ्रिंज विड्थ होता है बच्चों, याद रखना एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये कहाँ गया फ्रिंज विड्थ, कहीं लिखा नहीं है क्या इधर? अच्छा यहाँ लिखा है फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, जिसमें ऊपर बड़ा डी नीचे छोटा डी। याद कैसे रहेगा? तो बड़े लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, है? छोटे लोग नीचे रहते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा लैम्डा डी बाई डी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपसे नहीं पूछेगा यार, चाहे जान लो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन होता है वो डी होता है। अच्छा ये तो मैं बताना भूल गया यार कि ये डी और डी क्या है, सॉरी। तो जो 2 स्लिट्स होती हैं ना, स्लिट्स के बीच का गैप स्मॉल डी होता है, और स्लिट और दीवार के बीच का गैप कैपिटल डी होता है, ठीक है। स्लिट और दीवार के बीच का गैप कैपिटल डी होता है। तो ये बात हो गई। तो अब जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस डी हुआ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर आपसे कभी पूछेगा तो बस ऊपर वाला डी गायब कर दीजिएगा, यानी लैम्डा डी बाई डी ये हुआ फ्रिंज विड्थ बीटा, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया जस्ट लैम्डा बाई डी। ये हो जाएगा। ये छोड़ दो, नोट्स वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस ड्यू टू 2 कोहेरेंट सोर्सेज कैसा है? तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लैम्डा डी बाई डी। हाँ तो बताइए, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एकदम सही बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ गलत बोला, प्रोपोर्शनल टू गलत बोला, सही है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। 2 sources of monochromatic light isn't coherent when their intensities are equal, amplitude are equal, phase are equal, none of these. एक मिनट। 2 sources of monochromatic light इज कोहेरेंट होना चाहिए या आर कोहेरेंट, पता नहीं क्या है ये। तो मतलब कब कोहेरेंट होगा? तो एम्पलीट्यूड इक्वल रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी इक्वल रहे, लेकिन फेज भी इक्वल रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहा है ये? फेज अगर ना भी इक्वल रहे तब भी वो कोहेरेंट हो सकता है, ठीक है। तो फेज का इक्वल होना इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब हुआ, इसका आंसर तो नॉन ऑफ दीज में जाना चाहिए ना। ठीक है, नॉन ऑफ दीज ही होना चाहिए, सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड, मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो था और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो लैम्डा डी बाई डी होता है, यानी कहीं ना कहीं फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजेस हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज, बिल्कुल सही। बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंज, ये भी सही। बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज, ये भी सही है। यार ये क्या कहानी है भाई? बिटवीन ओनली 2, ना ओनली 2 डार्क फ्रिंज, ये गलत हो गया। 2 डार्क फ्रिंज भी के बीच का भी गैप हो सकता है 2 ब्राइट फ्रिंज के, तो ये तो गलत होगा, ओनली के लग जाने से गलत हो गया। बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंज, हाँ ये सही हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऑप्टिकल लेंथ याद रखना बच्चों, अगर मान लो कोई मीडियम है जिसका डिस्टेंस अगर डी है और लाइट अगर उसमें ट्रेवल करता है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तो इस डी को बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। डी को क्या बोला जाएगा? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ डी हो गया। और एक होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ बस याद रखना, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो वो म्यू डी होता है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू डी होता है, बस याद रखिए, क्या चीज़ है जानने की जरूरत नहीं है, इतना होता है। तो बताइए ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है? तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होगा। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा वो म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होगा, क्योंकि डी तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ ही है ना, तो याद रखिएगा। तो कौन सा ऐसा सही ऑप्शन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, तो यही सही हो गया, सही है। इसमें पाथ लेंथ इज टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, हाँ, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होगा? तो एन टी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम इफ डिफ्रैक्शन लाइट चेंजेस इट्स पाथ विदाउट। अच्छा देखो बच्चों, एक चीज़ बता रहा हूँ, डिफ्रैक्शन तो यहाँ नहीं है क्या? अच्छा, डिफ्रैक्शन वाला यहाँ नहीं है। खैर थोड़ा सा मैं डिफ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ, सिंगल स्लिट से तो कभी पूछता नहीं है बिहार बोर्ड। देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी लाइट को किसी ऑब्स्टेकल के एज से, जब भी कोई लाइट किसी ऑब्स्टेकल के एज से टकराता है ना, तो ऐसे घूमता है, तो इस मुड़ने के प्रोसेस को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। वेव का किसी ऑब्स्टेकल के एज से टकरा के मुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। जरूरी नहीं है बच्चों, यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ है फिर भी लाइट मुड़ गया है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। और इसके एक्सप्लेनेशन में देता है कि इन डिफ्रैक्शन। अच्छा कैसे पता चलेगा कि हम इसको सही या गलत बोलेंगे? क्योंकि डिफ्रैक्शन बोल दिया, और डिफ्रैक्शन में तो बिना मीडियम चेंज किए हुए लाइट मुड़ता है। तो इन डिफ्रैक्शन लाइट चेंजेस इट्स पाथ विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, तो सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज। अच्छा एक होता है डबल स्लिट, एक डबल स्लिट होता है बच्चों, जिसका हम लोगों ने देखा था कि इसका जो फ्रिंज विड्थ होता था वो लैम्डा डी बाई डी होता था ना। एक सिंगल स्लिट भी होता है, तो उसमें जो फ्रिंज विड्थ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो वही विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज जो है टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, तो इसका कुछ और होता है, इसका कुछ और होता है। इसमें एक फ्रिंज का जो होता है वो 2 लैम्डा डी बाई ए करके होता है, ये होता है लैम्डा डी बाई ए करके, जिसमें ए जो होता है वो स्लिट के बीच का गैप होता है, स्लिट के बीच का गैप होता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है सिंगल स्लिट वाले में, वो बाकी सब मैक्सिमा से डबल होता है। तो देखिए इसका फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाई ए और इसका फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाई डी, जिसमें डी ये वाला डिस्टेंस है। तो ये फ्रिंज विड्थ और ये फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होता है, अनइक्वल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनइक्वल, ठीक है। पोलराइजेशन, तो बच्चों पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए सामने से ढेर सारी लाइट वेव्स आ रही हैं, तो आप जानते हैं कि लाइट वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। तो मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और सामने मैंने ऐसे उंगलियों को रख दिया, तो क्या होगा कि जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा वो अभी इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ये वाला आराम से आगे बढ़ जाएगा। तो जो ये वाली लाइट रेज थी जिसमें ये वाला भी ऑसिलेशन था और ये वाला भी ऑसिलेशन था, उसको अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ यही वाला आगे बढ़ पाएगा, तो इसको बोला जाएगा पोलराइजेशन। और जो मटेरियल लाइट को पोलराइज करे उसको पोलरोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पोलरोइड, पोलरोइड बोला जाता है, ठीक है। और जिस एक्सिस के थ्रू वो वेव को पास करने देगा उसको बोला जाता है पास एक्सिस, ठीक है, पास एक्सिस। अब समझिए, अगर मान लीजिए कि हमने 2 पोलरोइड्स ले लिए, एक पोलरोइड ऐसा है और एक पोलरोइड ऐसा है, ठीक है। अब सामने से वेव आया तो ये वाले वेव को तो जाने देगा, लेकिन ये वाला जो हो, अच्छा, और इस वाले वेव को रोक देगा। तो ये वाला वेव जो आगे बढ़ा है उसको ये वाला जो होगा वो यहाँ रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इतना याद रखिए कि अगर 2 पोलरोइड्स है जिनके पास एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो पहले से जब लाइट गुजरेगा तो इंटेंसिटी सीधे आधी हो जाती है, और जब दूसरे से गुजरेगा तो एक फॉर्मूला आता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जिसमें थीटा जो है दोनों पोलरोइड्स के पास एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लें तो इससे मान लो बच्चों I0 आया, तो इससे कितना जाएगा? तो I0 cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो जस्ट I0 ही रह जाएगा। और होना भी चाहिए, अगर 2 पास एक्सिस जस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर 100 वेव्स आई
तो 50 वेव को तो ये जाने देगा, 50 वेव को रोक लेगा, और जिन वेव्स को ये जाने देगा उन वेव्स को ये भी जाने देगा, क्योंकि दोनों का पास एक्सिस पैरेलल है। लेकिन अगर 90 डिग्री कर दें तो फॉर्मूला के हिसाब से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1, या कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, सॉरी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है, समझो ऐसे है, तो 50 वेव को तो इसने रोक दिया, लेकिन 50 वेव को जाने देगा, और जो 50 वेव आए आगे उसको ये रोक देगा, यानी फाइनली कोई वेव आगे नहीं बढ़ेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो उसमें समझना कि पोलराइजेशन जो है ना वो स्कैटरिंग के जरिए भी होता है और रिफ्लेक्शन के जरिए भी होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग के जरिए ऐसे होता है कि जब कोई लाइट रे आया, तो अब लाइट रे इधर जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा इस डायरेक्शन में भी होगा, उसको डॉट से दिखा दिया, इस डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मान लीजिए स्कैटरिंग 90 डिग्री पे हो गई, तो ये वाला जो ऑसिलेशन है ये तो इसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये वाला ऑसिलेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ऑसिलेशन ऐसे होने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होने लगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हमेशा लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोलराइज हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जा रहा है ना, तो तो अगर मान लीजिए कुछ रेज वापस लौट गई और कुछ रेज अंदर चली गई, तो जो वापस लौट गई वो रिफ्लेक्टेड रे, जो अंदर चली गई वो रिफ्रैक्टेड रेज। तो बस इतना याद रखना कि अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पोलराइज्ड होती हैं, रिफ्रैक्टेड रे कभी पोलराइज नहीं होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज पोलराइज्ड होती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज कब पोलराइज होंगी? हमेशा नहीं। रिफ्लेक्टेड रेज तभी पोलराइज होंगी जब इसके और इसके बीच का एंगल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। क्लियर बच्चों? इस केस में जो एंगल आई होता है उसको ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, और ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू। ऊपर अगर एयर है, नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो याद रखना, बिल्कुल पूछ सकता है, ब्रूस्टर एंगल होता है tan इनवर्स म्यू। ठीक है, लाइट इज ट्रांसवर्स। कैसे पता चलता है कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है? तो बस याद रखना कि ये पोलराइजेशन से पता चलता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी घटनाएं लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी होती है, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, वो सब लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है, ये पोलराइजेशन से पता चलता है। सेमीकंडक्टर, तो बच्चों सेमीकंडक्टर में एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि नंबर सिस्टम दो होता है, एक होता है बाइनरी, पढ़ा होगा आपने, और एक होता है डेसिमल। डेसिमल बाइनरी में बस दो ही नंबर होता है, 0 और 1, और डेसिमल में 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 4 करते करते 9 तक जाता है। तो सवाल है कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें? तो पहले उसको लिख लीजिए और 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 13 आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लिखिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, तो कितना आएगा? 3। रिमाइंडर को यहाँ लिखिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? तो 1 आएगा, और रिमाइंडर को यहाँ लिखिए। अब फिर आप नीचे से ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 27 जो है, जो कि डेसिमल में था, उसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 11011 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? ये वाला आंसर सही है। सिमिलरली बोल रहा है कि सम ऑफ बाइनरी नंबर्स दिस एंड दिस, कितना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब यही वाला नंबर है 11011, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करना है, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेना। क्या करना बच्चों? दूर दूर 11011, फिर यहाँ लिखना 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। अब जो 0 वाला है उसको काट देना है और बाकी लोगों को जोड़ देना,
अब बताओ ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। अब जोड़ के देख लीजिए 27 आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करिए, 0 1 1 0 को कन्वर्ट करिए डेसिमल में। तो क्या लिखिएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। 0 के नीचे वालों को क्या करना है, काट देना और बाकी लोगों को जोड़ देना है। तो 4 + 2 = कितना 6, यानी ये लिखा हुआ है 6। ठीक, ये जो 0 1 1 0 जो बाइनरी में है वो डेसिमल में कितना होगा 6 हो जाएगा। अरे डेसिमल में 10 नंबर होती है इसीलिए हम इसको नीचे 10 दिखा रहे हैं। इसको कन्वर्ट करिए 0 1 0 1, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब 0 के नीचे वालों को काट दीजिए, 1 के नीचे वालों को जोड़ दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 5। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 0 1 0 1 जो बाइनरी में था वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो 5 में होगा। अब आपको इस 6 और 5 को जोड़ना है, तो 6 और 5 को जोड़ोगे 11 आएगा, 6 + 5 = 11 आएगा। अब इस 11 को आप कन्वर्ट करिए वापस से बाइनरी में, तो 11 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो उसके लिए 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। नीचे से ऊपर चले जाइए तो यू विल गेट कितना 1 0 1 1 और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 1 0 अच्छा हाँ ये रहा 1 0 1 1। ठीक है, ठीक है 1 0 1 1 सही है। हमने लॉजिक गेट्स देखी थी। तो बच्चों लॉजिक गेट्स में एक और गेट होता है, ऐसे सिंबल होता है, ये इन दोनों को इनपुट बोला जाता है, इसको आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, अब इसका लॉजिक ये होता है कि y के पास तभी सिग्नल होगा जब आइदर ए और b के पास सिग्नल हो, या बोथ भी हो सकता है, आइदर ए और बी और बोथ है वह सिग्नल। मतलब ए या बी किसी में से भी किसी एक के पास भी अगर सिग्नल हो तो इसके पास सिग्नल पहुंच जाएगा। और सिग्नल में बस 2 ही चीज़ें होती है, या तो 0 नहीं तो 1। ठीक है, हाँ तो अब ध्यान दीजिएगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन होता है y का a + b। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ b है, ठीक है, और ये a + b है। तो पहले काम करिए दोनों में 0 0 डालिए। तब कहने का मतलब है दोनों में से किसी एक के पास भी सिग्नल नहीं है तो y के पास भी सिग्नल नहीं होगा। यहाँ कम से कम b के पास तो सिग्नल है ना। अरे लॉजिक क्या है कि दोनों में से किसी एक के पास भी रहेगा तो सिग्नल पास कर जाएगा। ठीक है, तो b के पास है तो सिग्नल पास करिए, यहाँ a के पास है सिग्नल पास करिए, यहाँ दोनों के पास है तो सिग्नल पास करिए। और बुलियन एक्सप्रेशन हम इसको कैसे करेंगे, तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, 0 + 1 तो 1 होगा, 1 + 0 0 होगा, 1 + 1 तो बच्चों 1 + 1 2 नहीं लिखेंगे यहाँ। मतलब बस 1 का मतलब है कि सिग्नल है और 0 का मतलब सिग्नल नहीं है। तो भाई अगर हमको दिखाना है कि सिग्नल है तो हम 1 ही से दिखाएंगे, 2 से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको ट्रूथ टेबल बोला जाता है। तो फिर से बताइए और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ये पूछेगा आपसे बूलियन एक्सप्रेशन a + b, और का a + b, और ट्रूथ टेबल ये रहा। एंड गेट होता है, तो एंड गेट का मतलब हुआ कि y के पास तभी सिग्नल होगा जब बोथ a एंड b के पास सिग्नल हो, माने दोनों के पास सिग्नल होगा तभी इसमें पास करेगा। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है a × b। अब देखिए ट्रूथ टेबल, a के पास और b के पास किसी के पास सिग्नल नहीं है तो इसके पास भी सिग्नल होगा। यहाँ क्या होगा, a के पास है लेकिन b के पास नहीं है, जबकि इसका लॉजिक क्या था कि दोनों के पास होगा तभी आगे सिग्नल पास करेगा। तो इसके पास नहीं है तो सिग्नल पास नहीं करेगा। यहाँ a के पास है b के पास नहीं है तो सिग्नल पास नहीं करेगा, यहाँ दोनों के पास है तभी सिग्नल पास करेगा। और अगर हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखें तो a × b अगर करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 × 1 भी 0, 1 × 0 भी 0 और 1 × 1 ऑब्वियसली 1 होगा। एक नॉट गेट होता है, तो नॉट गेट में एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो y = a बार होता है। अब बार लग जाने का मतलब हुआ उल्टा हो जाएगा, ये मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो इट निगेट्स द सिग्नल, निगेट का मतलब हुआ 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा। तो इसमें बस एक ही इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। तो अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। एक होता है नॉर गेट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है नॉट प्लस और, नॉट प्लस और गेट मिलके नॉर गेट बनता है। और इसका सिंबल ऐसा होता है, मतलब और गेट में ही
ये वाला जीरो लगा देते हैं। जैसे नॉट में यहाँ पर एक जीरो था ना, तो यहाँ भी हम जीरो लगा देंगे, तो समझ में आ गया। ये और हो गया, ये नॉट हो गया, मिलकर ये नॉर हो गया। अब आप बताइए, अगर आप सिग्नल भेजेंगे तो ये क्या करता है, और गेट जोड़ता है और नॉट गेट बार चढ़ा देता है, यानी फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी के ऊपर बार। अब अगर ए और बी दोनों जीरो है तो ए प्लस बी भी जीरो ही होगा, और जीरो को ये उल्टा कर देगा क्योंकि बार है ना, उल्टा कर देगा, वन हो जाएगा। जीरो वन जोड़ोगे तो वन ही आएगा, ये उल्टा कर देगा, जीरो बना देगा। जीरो, ये भी जीरो वन ही है, मतलब ये वन जीरो था, ये जीरो वन है, जोड़ोगे तो वन ही आएगा, उल्टा करके जीरो बना देगा। वन वन जोड़ोगे तो वन ही आएगा, उल्टा करके इसको जीरो बना देगा। ठीक है। नैंड गेट, तो बच्चों नैंड गेट नाम से समझ में आ रहा है एंड गेट प्लस नॉट गेट। अरे नैंड का मतलब हुआ नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, तो क्या होगा, ये जो एंड गेट है वो मल्टीप्लाई करेगा और नॉट गेट बार चढ़ा देगा, यानी फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी के ऊपर बार। अब अगर ए बी दोनों जीरो है तो मल्टीप्लाई भी करोगे तो जीरो होगा, जीरो को ये वन बना देगा। अगर ए और बी जीरो और वन है, मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, वन बना देगा। इनको ही मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, इसको वन बना देगा। वन वन को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी वन वन को मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा ना, और वन को ये जीरो बना देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। कह रहा है लॉजिक गेट आउटपुट वाई इज ऑब्टेन्ड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ए एंड बी। तो बच्चों ए और बी हमको कब मिलता है, वाई इज इक्वल टू ए बी कब मिलता है, एंड गेट में मिलता है, तो ये एंड हो जाएगा एंड गेट में। और गेट में तो ऐड होता है ना, और में ऐड होता है। द इम्प्यूरिटी एलिमेंट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बच्चों दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप ऑफ और एन टाइप। तो याद रखना पी टाइप जो है वो ट्राईवैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट, और एन टाइप जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है, पेंटावैलेंट। तो अब देख लो ट्राईवैलेंट कौन है, तो बोरोन ट्राईवैलेंट होता है, जबकि बिस्मथ तो होगा नहीं। आर्सेनिक और फास्फोरस जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है, मैंने वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो हमको पी वाला चाहिए ना, तो पी वाला चाहिए तो बोरोन हो जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, तो बच्चों और गेट के ऊपर बार चढ़ाना है, तो और का मतलब ए प्लस बी हुआ, ऊपर बार चढ़ा दीजिए, तो ये वाला हो जाएगा, नहीं सॉरी ये वाला हो जाएगा। ठीक है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन गैप इन सेमीकंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली, तो बच्चों एक होता है कंडक्टर के लिए फॉरबिडन गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर्स के लिए फॉरबिडन गैप जो होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा वाला हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो बहुत कम हो गया ना, तो ये बहुत कम हो गया तो ये जनरली कंडक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना, तो बच्चों याद रखना एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी के, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो डबल होगा किसके, इनपुट फ्रीक्वेंसी के। तो ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो डबल हो जाएगा। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। डायोड इज यूज्ड एज, तो बच्चों डायोड का यूज किया जाता है रेक्टिफायर बनाने में, फुल वेव रेक्टिफायर ऑफ हाफ रेक्टिफायर में डायोड का यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर होता है, तो इधर एक कोयल होता है ना बच्चों। तो अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो बस आप एक डायोड लगा दीजिए, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया और ये लोड हो गया। और अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, जिसमें ये तो ट्रांसफार्मर हो गया, तो आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर भी एक डायोड लगाना होता है, यहाँ पर भी एक डायोड लगाना होता है, और लोड को आपको यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया आपका। तो डायोड का यूज होता है रेक्टिफायर में। पीएन जंक्शन क्या होता है, तो बच्चों पीएन जंक्शन में एक सेमीकंडक्टर पी टाइप का होता है, एक सेमीकंडक्टर एन टाइप का होता है। मान के चलिए दोनों को आपस में चिपका दिया गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब ठीक है, पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर है।
तो पीएन जंक्शन क्या है, तो टू सेमीकंडक्टर जंक्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेम ऑफ द मशीन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करेंट अप्लाइंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। अच्छा, मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एसी वाला यूज करें, एसी वाला, लेकिन फिर भी हमको डीसी मिले, ये रेक्टिफायर करता है। मैंने समझिए ना, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर। हालांकि थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें, कुछ कैपेसिटर वगैरह भी लगाया जाता है, लेकिन रेक्टिफायर ही होता है वो। इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज और करेंट। अब हमको आउटपुट वोल्टेज और करंट को बढ़ाना है तो एम्पलीफायर यूज होता है, एम्पलीफायर यूज होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, तो बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम में बस 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं, काफ़ी है। सबसे पहला बात कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पे होती हैं, तो वो होती हैं लगभग 35,800 किलोमीटर। तो लगभग में आप 36,000 किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अटेनुएशन इज मेजर्ड इन, तो डेसिबल, अटेनुएशन को डेसिबल में मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज सुटेबल फॉर प्रोपोगेटिंग द हॉरिजन बाय स्पेस वेव। तो बच्चों याद रखना है, स्पेस वेव के लिए लगभग 10 मेगाहर्ट्ज यूज होता है। प्रोपोगेटिंग यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेस वेव आंसर होगा, ठीक है बच्चों। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने एक दिन में पूरे 15 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, कल का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए, बिहार टॉप करें आप। बाय बाय।